ओके जी। मेरे पास ये एक सैम्पल कोड है जिसके ऊपर हम ये सारी डिप्लॉयमेंट करेंगे। मैंने एक सैम्पल कोड लिया, उसके साथ ये buildspec.yml की फाइल है। अच्छा, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम कंसोल पे आते हैं। हम EC2 पे जाते हैं। हम स्टार्ट अपना टारगेट ग्रुप से करते हैं। ओके, जस्ट गिव। ओके जी। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे अपना टारगेट क्रिएट करते हैं। इसके लिए जो टारगेट ग्रुप हम क्रिएट करेंगे उसमें आप लोगों को देखना है कि हम टारगेट ग्रुप यहाँ पे कौन सा क्रिएट करेंगे। हम करेंगे इंस्टेंसेस नहीं होगा हमारा, ना हम लैम्डा फंक्शंस को यूज करेंगे, ना हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को यूज करेंगे। हमारा जो टारगेट ग्रुप होगा वो होगा आईपी एड्रेसेस। ठीक है। और टारगेट ग्रुप का नेम हम दे देते हैं यहाँ पे ECS डेमो। अब आईपी एड्रेसेस क्यों होंगे कि हमारे पास हम ECS फॉरगेट मोड के अंदर इसको चलाएंगे और उधर से हमारे पास आईपी एड्रेसेस ही सिंपल आएंगे। हम उन आईपी एड्रेसेस को ही यूज इसके ऊपर करेंगे। प्रोटोकॉल हमारा HTTP होगा, पोर्ट 80 होगी हमारी। VPC हमारा डिफॉल्ट होगा। हेल्थ चेक्स भी हमारे डिफॉल्ट चलेंगे यहाँ पे। ठीक है। हेल्थ चेक्स का जो स्टेटस कोड है वो 200 के ऊपर ये एवेलुएट नहीं होगा। इसकी वजह है कि रेडचेस की एप्लीकेशन ये फेलियर ही हमें देगा। तो इसका जो हेल्थ चेक का स्टेटस है वो जब हमारे पास यहाँ पे हेल्थ चेक फेलियर स्टेटस आएगा हम उसके अकॉर्डिंग उसका कोड चेंज कर लेंगे। सिंपल स्टेट हम नेक्स्ट करेंगे। हम इसके अंदर कुछ भी रजिस्टर नहीं करेंगे, सिंपल एक हमारा ब्लैंक टारगेट ग्रुप होगा। ठीक है जी। टारगेट ग्रुप हमारा क्रिएट हो गया। देन हम इसके साथ लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं। हम सिंपली क्रिएट लोड बैलेंसर करते हैं। हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को देंगे। किसी भी स्टेप पे आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। लोड बैलेंसर का नाम भी हम ECS डेमो देंगे। ऑलराइट। उसके बाद ये हमारा इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर होगा। आईपी एड्रेस IPv4 होगा। VPC हमारा डिफॉल्ट होगा। सिक्योरिटी ग्रुप भी हम यहाँ पे एक देख लेते हैं। हमारे पास डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप PPC हमने सॉरी सेलेक्ट नहीं किया ऊपर से। जस्ट हम इसको रिफ्रेश कर लें। हम इसको नेम देते हैं ECS डेमो। ठीक है। इंटरनेट फेसिंग का आई थिंक यहाँ पर VPC का कुछ इशू और लेट मी चेक के VPC हमारे पास अवेलेबल है। VPC हमारे पास जस्ट हम इस तरह करते हैं। रीजन अपना चेंज कर देते हैं बिकॉज इस रीजन में हमारे पास दे देते हैं। यस, IPv4
देन हम यहाँ से अपने सब सबनेट्स को सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, डिफॉल्ट HTTP 80 टारगेट ग्रुप हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अपना। तो अगेन हमें करना पड़ेगा, टारगेट ग्रुप टाइप हमारी अगेन IP एड्रेसेस होगा। हमारा सेम होगा। तो रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ गया टारगेट ग्रुप। ठीक है, और हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, हम सिंपल इसको क्रिएट कर, लोड बैलेंसर हमारा क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट, अब हम जाएंगे कोड फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, बिकॉज हमने रीजन चेंज कर लिया तो कोड फॉर्मेट की टाइप को भी हमें यहाँ पे अगेन क्रिएट करनी पड़ेगी। रेपो क्रिएट करते हैं यहाँ पे इस डेमो के नेम से। ठीक है, और हम सिंपल इसको क्रिएट करते हैं। देन हमें इसके अंदर जो एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, हमें कोड पाइपलाइन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम उसको भी यहाँ पे क्रिएट करें। हमें कोड बिल्ड की जरूरत है, कोड पाइपलाइन। नेक्स्ट हम बिल्ड प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं। हम क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ से। प्रोजेक्ट का नाम हम देते हैं ECS डेमो। जस्ट नेक्स्ट स्टेप हमारा था कि हमें कोड बिल्ड का प्रोजेक्ट क्रिएट करना। हम यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम हम देंगे ECS डेमो। ओके, सोर्स हमारा होगा यहाँ पे AWS कोड फॉर्मेट। रेपोजिटरी हमारी होगी ECS डेमो। ब्रांच हमारी यहाँ पे हम नेम देते हैं मास्टर। ओके, इन्वायरमेंट हमारा ऑन डिमांड होगा। मैनेज्ड इमेज हम लेंगे EC2 का लेंगे। यहाँ पे Amazon लिनक्स ही हम लेंगे। और यहाँ पे हम लेंगे स्टैंडर्ड। और यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड 4.0, बिकॉज स्टैंडर्ड 4.0 जो है वो हमें सपोर्ट करता है डॉकर इमेजेस बिल्ड करने के। ठीक है, इमेज वर्जन हमारा लेटेस्ट होंगे हमेशा। रोल ये हमारे लिए खुद क्रिएट कर देगा। बाकी हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, बिल्ड स्पेक की फाइल ही हम यूज करेंगे जो कि हमारी अभी अपलोड हो जाएगी। फाइल का नेम हमारा होगा बिल्ड स्पेक डॉट YAML। ओके, आर्टिफैक्ट्स हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं है। क्लाउड वॉच लॉग्स हमारे पास ऑप्शनल है, हम इसको भी वो हमारे लिए क्रिएट कर देगा। हम यहाँ से सिंपली क्रिएट बिल्ड प्रोजेक्ट करेंगे। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे कोड पाइपलाइन। देन हम ECS की तरफ मूव करेंगे। ओके,
हमारा कोड बिल्ड भी बन गया, कोड कमिट भी बन गया। नाउ वी विल सेलेक्ट द कोड पाइपलाइन। हम यहाँ से पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। हम सिंपली क्रिएट पाइपलाइन करेंगे। पाइपलाइन भी हम इसे जेमो के नाम से ही रखेंगे। हम सर्विस रोल सब कुछ जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसके साथ चलेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से हम AWS कोड कमिट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। रेपोजिटरी नेम हम यहाँ पे ECS डेमो देंगे। ब्रांच हमारी होगी मास्टर, और यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। बिल्ड का प्रोजेक्ट है हमारा AWS कोड बिल्ड को हम यूज करेंगे इसके लिए। प्रोजेक्ट नेम हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम वो यूज करेंगे। सिंगल बिल्ड होगी, यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। डिप्लॉय का फेज हमें जरूरत नहीं है, हम इसको स्किप करेंगे यहाँ से। ओके, हम इसको सिंपली स्किप करेंगे और हम इसको क्रिएट करते हैं पाइपलाइन। ओके, इसके बाद अब हम जाएंगे ECR पे। हम यहाँ से एक प्राइवेट रेपो बनाएंगे। रेपो भी हमारी सेम नेम के साथ होगी। स्कैन ऑन पुश को हम इनेबल करेंगे और इंक्रिप्शन को हम इनेबल करेंगे। ओके, और हम सिंपली क्रिएट रेपोजिटरी करेंगे। अब जब हमने रेपोजिटरी क्रिएट किया, हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये व्यू पुश कमांड्स। हम ये एक एक कमांड कॉपी करेंगे और इसको हम अपनी buildspec.yaml की फाइल में अपडेट। सबसे पहले हम लॉगिन करवाएंगे। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे इस लाइन पे डॉकर का इमेज बिल्ड करेंगे। हम डॉकर बिल्ड ये वाली कमांड कॉपी करेंगे। ये कमांड कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और देन फिर हम ये टैगिंग की कमांड को कॉपी करेंगे। वो हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट हमारे पास लास्ट कमांड जो होगी वो होगी डॉकर पुश की। हम वो कॉपी करेंगे और उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अच्छा, हमारे क्लस्टर का नेम होगा ECS डेमो, एंड सर्विस का नेम भी हमारा होगा, सर्विस नेम हम रखेंगे ये। ठीक है, सिंपल ये हमारे पास कोड है इसके अंदर, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? ऑल क्लियर? ओके, ये हमारे पास सारी फाइल्स हो गई हैं। अब जो एक चीज़ है, मैं क्विकली जो है रेपो अपने पास क्लोन कर लेता हूँ। ओके, रेपो क्लोन करने से पहले हम क्या करते हैं, हम वापस कंसोल के ऊपर आते हैं। यहाँ से हम ये हमारा अम, yes, हम सबसे आ जाते हैं वापस ECS के ऊपर। बल्कि ECS के ऊपर आने से पहले हम एक काम करते हैं, हम अपनी रेपो को क्लोन करते हैं, उसके अंदर कोड कॉपी करते हैं, और देन हम आके
एक दफा हम कोड को क्लोन करके पुश करेंगे, देन हम आगे मूव करेंगे। जस्ट मैं क्लोन कर दूं रेपो को, देन हम आगे स्टार्ट करते हैं। इन द मीन वाइल कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो पूछें। ओके, अब जो मैंने रेपो क्लोन किया मैं उसका फोल्डर यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। दिस इज द स्टेम रेपो। मैंने पूरे का पूरा कोड इस रेपो के अंदर ऑलरेडी कॉपी कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, हम गिट स्टेटस चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम ये कोड अपना जो है वो कमिट करते हैं। ओके, हमारा सारे का सारा कोड कॉपी हो गया। मैं यहाँ पे आपको रेपोजिटरी रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, हमारे पास वहाँ पे कोड होगा। ओके, अब अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास यहाँ पे पाइपलाइन ट्रिगर होनी चाहिए। ये मैं आपको, पाइपलाइन अभी ट्रिगर नहीं होगी, ये फेलियर स्टेट में जाएगी। क्यों जाएगी ये मैं आपको अभी बताता हूँ। पाइपलाइन हमारी हुई है ट्रिगर, हम इसको पाइपलाइन के अंदर जाकर देख लेते हैं, लेकिन हमारी ये पाइपलाइन बिल्ड के फेज में फेल हुई है। फेल होने की रीजन ये है कि जो हमारी कोड कमिट का रोल है उसके पास जो है
एक तो buildspec.yaml की फाइल का इशू है, हम इसको ठीक कर लेते हैं। और इसके बाद एक इशू हमारे पास ये है कि इस जो कोड बिल्ड के पास जो रोल है, उस रोल पे हमारे पास ईसीआर की एक्सेस नहीं है, हम वो भी अभी यहाँ पे देंगे। ठीक है, हम गिट स्टेटस करते हैं, हमारी ये फाइल चेंज है, हम इसको गिट एड डॉट करते हैं, देन गिट कमिट करते हैं, एंड देन हम गिट पुश करते हैं। अब हमने करना क्या? अब हमने करना ये है कि हम जाएंगे यहाँ से कोड बिल्ड के अंदर, बिल्ड प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ से जाके हाँ हम कोड बिल्ड के साथ जो रोल अटैच्ड है, हम उसके अंदर जाके ईसीआर की और ईसीएस दोनों की एक्सेस इसको असाइन करेंगे। ठीक है, ये रन हो रहा है लेकिन ये भी फेल ही होगा। फेल इसलिए होगा कि इसके पास ईसीआर की और ईसीएस की एक्सेस नहीं है। अच्छा, ईसीआर ईसीएस का जो क्लस्टर है उसको बनाने से पहले ये एग्जीक्यूट मैंने क्यों करवाई है, वो सिर्फ इसलिए करवाई है कि एक दफा हमारा ऑटोमेटेड वे के अंदर जो इमेज है वो अपलोड हो जाए। ओके, ये हमारे पास सक्सेस है। Amazon EC2 कंटेनर रजिस्ट्री पावर यूजर, ये परमिशन हम ऐड करेंगे। इसके साथ हमें ईसीएस की एक्सेस भी यहाँ पे देनी है, हम Amazon ECS की भी फुल एक्सेस इस रोल को अटैच कर देंगे। ये अटैच कर देने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या ये पाइपलाइन हमारी चलती है कि नहीं। ये हमारी फेल हो गई है। हम इसको क्या करते हैं कि एक दफा कोड पाइपलाइन को दोबारा से ट्रिगर करते हैं। हम मैनुअली यहाँ से रिलीज चेंज करते हैं, और इसके बाद ही हमारी पाइपलाइन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म के अंदर आ जाएगी। इन द मीन वाइल आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हम कोड बिल्ड को एग्जीक्यूशन का वेट करें। सर ये कोड कमिट कोड बिल्ड ये अलग अलग सर्विसेज हैं? जी, कोड कमिट अलग सर्विस है, कोड बिल्ड अलग है। कोड कमिट बेसिकली है, जिस तरह आपकी बिट बकेट की रेपो होती है, गिटहब की रेपो होती है, सेम एज इट इज ये भी हमारी वो रेपो है। अच्छा, ये AWS की अपनी है जी, रिपोजिटरी? ये AWS की अपनी है। और सर जो आपने कोड जो है पुल किया है वो भी आपने गिट से किया या यहीं से किया है, आपके पास था? जो कोड मैंने लिया है वो एक ओपन सोर्स गिटहब की रेपोजिटरी मैंने वहां से लिया, जिसको मैंने अपने कोड कमिट के अंदर कमिट किया। कोड कमिट की बैकएंड पे गिटहब की ही सारी कमांड्स को यूज करते हैं, गिट की ही सारी कमांड्स यूज होती हैं, अदर देन डेट इसके अंदर कुछ भी यूज नहीं होता। और जो कोड बिल्ड है हमारा, वो बेसिकली CI/CD पाइपलाइन का पार्ट है कि हम
कोड को बिल्ड करते हैं, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस स्टेप प्लान बनता है ये। क्या ये वैसे कोड कमिट और कोड बिल्ड, ये वैसे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में तो ये इंक्लूडेड नहीं होते ना, होते हैं। ये सर्विसेज होते हैं? जी, ये इंक्लूडेड होती हैं। बेसिकली डेवलपर टूल्स हैं ये, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट में नहीं होती, लेकिन जो हम कोड सॉफ्टवेयर कर रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि डेवलपर एसोसिएट भी है तो हम इसको इंक्लूड करते हैं। अच्छा, ये पाइपलाइन अभी भी हमारी फेल हुई है, क्यों हुई है कि अभी हमने जो कमांड लिखी थी यहाँ पे, मैं अगर आपको दिखाऊं, ईसीएस अपडेट सर्विस, तो हमारे पास अभी सर्विस नहीं बनी हुई, इस वजह से फेल हुई है। अदर देन डैट, अगर मैं आपको अ, यहाँ पे रेपोजिटरी में जस्ट हम एक्स्ट्रा टैब्स बन लेते हैं यहाँ से, और मैं आपको ईसीआर के रेपो में लेके जाता हूँ। ये इस रेपो के अंदर हमारे पास इमेज आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हम इस इमेज के अंदर जाते हैं, ये इस इमेज के हमारे पास यूआरएल आया है, हम उसको कॉपी करेंगे, और अब हम जाते हैं ईसीएस के, ठीक है। अब हमारा ईसीएस वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं टास्क डेफिनेशन को, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। टास्क डेफिनेशन का नाम भी हम सेम ईसीएस डेमो ही रखेंगे, ठीक है। हम एडब्ल्यूएस फॉर गेट मोड के अंदर जो है इसकी इसकी जो लैब है वो परफॉर्म करेंगे, और यहाँ से हम इसके रिसोर्सेज दे देते हैं, लेट्स से 4 VCQs एंड 8 GB रैम, ठीक है। टास्क रोल कंडीशनल है, लेकिन टास्क एग्जीक्यूशन रोल जो है वो हमारे पास मैंडेटरी है, वो हम यहाँ से असाइन करेंगे। इमेज का नाम हम यहाँ से देते हैं ECS डेमो, और जो हमने यूआरएल भी कॉपी किया है हम वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कंटेनर पोर्ट हमारी होगी 80, वो टीसीपी ही होगी हमारी, और प्रोटोकॉल हमारा HTTP होगा। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल स्टैट क्रिएट करें। तो ये हमारी टास्क डेफिनेशन क्रिएट हो गई है। अब हम जाएंगे टूवर्ड्स द क्लस्टर। सर इसके लिए जो प्रोजेक्ट का होता है हमारा साइज डिपेंड कर रहा होता है कि एप्लीकेशन का साइज क्या है, उसके हिसाब से हम इंस्टेंस को यूज करें ऐसे। एग्जैक्टली वो आपका एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करता है, ठीक है। आपको ये जो साइजेस होते हैं ना, लाइक मैंने जी जो अभी सिंपल 2 VCQ और 8 GB की है, ये जी जी साइजेस हमें एडजस्ट करने पड़ते हैं। फर्स्ट टाइम पे हमें चीज़ों का नहीं पता चलता, या अगर आपके पास ऑलरेडी डेव इन्वायरमेंट सेटअप है, आपने डेव के ऊपर जी। देख लिया कि क्या कंजम्पशन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल क्योंकि जी मेरा जो ऑलरेडी बैकग्राउंड है वो लारावेल का ऑलमोस्ट 4 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो अक्सर मुझे जो इशू होता है ना वो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, एक ये, और दूसरा हम माइंड में ये होता है कि अगर हम ज्यादा सर्विसेज यूज करेंगे तो ऐसा इसकी बिल भी वो ज्यादा नहीं आएगा फिर हमें, नहीं। अगर बिल हम इसी। जी समहाउ देखें, बिल ज्यादा आएगा, जी लेकिन सर्विसेज, मैंने कल भी ये बात की थी कि हम जो ईसीएस की सर्विसेज बनाते हैं, जी ईसीएस बेसिकली पीछे जो कंप्यूट रिसोर्सेज हमारे चल रहे होते हैं उसका बिल जी। करता है। अदर देन डैट हमें कोई एक्स्ट्रा बिल नहीं करता, ठीक है। ठीक है ना। वो आपने क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग वगैरह सारा कुछ इनेबल किया हो तो उसका बिल आता है। ईसीएस ठीक इटसेल्फ अपने कोई चार्जेस नहीं लेता। जो कंप्यूट ठीक। रिसोर्सेज हमारे यूज हो रहे होते हैं, लाइक ECR यूज होता है हमारा, EC2 यूज होता जी है, या फॉरगेट मोड यूज करते हैं, या लोड बैलेंसर यूज करते हैं, ये चार्जेस उसके होते हैं। तो चार्जेस ठीक होगा। ऑब्वियसली ज्यादा आएंगे, लेकिन जब हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की तरफ जाते हैं तो उसमें बेस्ट अप्रोच यही है कि हम हर की, लाइक फ्रंट एंड है उसकी सर्विस अलहदा हो, बैक एंड की अलहदा हो, डेटाबेस है उसकी अलहदा सर्विस हो, एक ही सर्विस जी ना चलाएं, ठीक है। ठीक है। जी ठीक ओके, है। सिंपली मैं क्लस्टर क्रिएट करूं, क्लस्टर का नाम मैंने दिया ECS डेमो। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने फॉरगेट यूज किया। अच्छा, फॉरगेट और EC2 में से जो है ना, फॉरगेट जरा फास्टर है, इसका लॉन्च टाइम जल्दी है, ये जल्दी लॉन्च हो जाता है। अदर देन डैट अगर आप EC2 करें तो वो प्रोविजनिंग के अंदर टाइम ज्यादा लेता है। तो समटाइम्स, तो कल हमारी एक डिस्कशन हो रही थी उसमें एक पॉइंट और ये भी आ जाता है कि फॉरगेट ज्यादा बेहतर है या EC2। फॉरगेट इससे ज्यादा बेहतर है कि इन केस अगर आपको कोई टास्क फेल होता है तो इसका प्रोविजनिंग टाइम
फास्टर है एज कम्पेयर टू EC2। क्यों फर्क है कि भाई पहले उसने EC2 बनाना है, EC2 को उसे रजिस्टर कराना है ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, और फिर लोड बैलेंसर के अंदर रजिस्टर होगा, देन उसके ऊपर जाकर टास्क रन होगा, डेट इज वो ज्यादा टाइम लेता है। तो फॉरगेट के केस के अंदर ये टाइम ज्यादा नहीं लेते। हमने कंटेनर इनसाइट्स को इनेबल किया, हम सिंपली क्लस्टर को यहाँ से क्रिएट कर देंगे। अब हम वेट करते हैं क्लस्टर को कंप्लीटली क्रिएट होने का। इन द मीन वाइल कोई क्वेश्चन है तो। ओके, हमारा क्लस्टर क्रिएट हो गया। अब क्लस्टर के अंदर हम क्रिएट करते हैं सर्विस को। लॉन्च टाइप हम कैपेसिटी प्रोवाइडर ही लेंगे यहाँ पे। फॉरगेट मोड है हमारा, बेस 0 वैल्यू 1 है। हम सिंपल यहाँ से फैमिली सेलेक्ट करेंगे ईस्टर्स डेमो। रिवीजन इसकी ऑटोमेटिकली हमारे पास 1 लेटेस्ट आ जाएगी। इसके बाद हम सर्विस का नेम यहाँ पे रखते हैं रिएक्ट, क्योंकि हमने वहाँ पे रिएक्ट किया। यहाँ चले हम इसको भी चेंज करते हैं, यहाँ से इसको भी ईस्टर्स डेमो करते हैं, ताकि मैं आप लोगों को एक दफा पाइपलाइन दोबारा से एग्जीक्यूट करके दिखाऊं। हमें डिजायर्ड टास्क कितने हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2। ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं रोलिंग अपडेट्स। रोलिंग अपडेट्स क्या होती हैं कि एग्जिस्टिंग के ऊपर ही ये अपडेट करेगा। ये डिप्लॉयमेंट मेथड्स होते हैं हमारे पास रोलिंग, कि एग्जिस्टिंग हमारा चलता रहेगा, उसके साथ न्यू क्रिएट करेगा, देन इसको हमारा डिस्ट्रॉय करेगा। जब तक रोलिंग अपडेट में ये होता है कि जब तक हमारा नया टास्क कंप्लीटली अप नहीं हो जाता वो पुराने को डिस्ट्रॉय नहीं करता। जो हमारी ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट मेथड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि एक नया टास्क क्रिएट करेगा, जब तक वो हेल्दी नहीं हो जाता, लाइक उस पर 50% ट्रैफिक उस पर भेजेगा, 50% आपके पुराने पे भेजेगा, जब तक उसको वेरीफाई नहीं कर लेगा अच्छे तरीके से पुराना डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। रोलिंग अपडेट में सिंपल ये होता है कि जैसे नया अप हुआ पुराना हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टास्क आपको नजर आ रहा है और मैक्सिमम नंबर रनिंग टास्क नजर आ रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वो कहते हैं कि जब जब आप डिप्लॉयमेंट करिए आप क्या स्ट्रेटेजी है। आप क्या कहते हैं कि मिनिमम 100%, लाइक अभी हमने 2 दिए हैं तो मिनिमम वो दोनों टास्क ही रन करेगा, और मैक्सिमम कितना करेगा? 200% का मतलब है कि मैक्सिमम 4। तो लेट से कि मैं इसको 100 की जगह यहाँ पे 50 कर दूं, मीन्स कि मेरे डिजायर्ड टास्क कितने हैं? 2। तो उसमें से एक मिनिमम लॉन्च करेगा और मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट के टाइम पे 100% यानी कि 2 उसको अचीव करेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। फिर इसके बाद हमारे पास है कि फेलियर। हम उसको कहते हैं कि अगर फेल होता है तो फौरी तौर पे रोल बैक कर दो, जो लास्ट सक्सेसफुल स्टेट थी उसके ऊपर जाके उसको हमें कर दो। सर्विस कनेक्ट और सर्विस डिस्कवरी को हम यूज नहीं करेंगे। नेटवर्किंग में आ जाते हैं हम। VPC हमारा डिफॉल्ट है, सबनेट्स हमारे ऑलरेडी सारे सिलेक्टेड हैं। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप को ही हम ले लेते हैं, इसके अंदर हमें चेंजेस कुछ करनी पड़ेंगे, हम वो करके देख लेते हैं। उसके बाद हम लोड बैलेंसर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को लेंगे। ECS डेमो हमारा कंटेनर नेम होगा। ठीक है। लोड बैलेंसर हमारे पास एग्जिस्टिंग है, हम वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। लिसनर भी हमारे पास एग्जिस्टिंग है, हम वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। और टारगेट ग्रुप भी हमारे पास एग्जिस्टिंग है, हम वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है। सर्विस की ऑटो स्केलिंग मिनिमम हमने 2 रखे थे,
वहां पे डिजायर टास्क हमने 2 रखे थे, तो यहाँ पे भी हम 2 रखेंगे, और मैक्सिमम हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 5। ठीक है। हम इसको टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी रखेंगे, पॉलिसी नेम हम दे देते हैं अगेन सेम ही हम देंगे ताकि हमें ट्रैक करने में आसानी हो। हम एवरेज शिप यूटिलाइजेशन की बेस के ऊपर करेंगे, और इसको हम यहाँ पे रखते हैं 50%। ठीक है। इसके अलावा और हमने कुछ भी चेंज नहीं करना, हम सिंपली यहाँ से क्रिएट सर्विस कर देंगे। ठीक है जी। ये सर्विस अब हमारी यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो गई है। सर्विस के अंदर हम जाते हैं, ये टास्क हैं हमारे, हम टास्क में देखेंगे ये हमारे पास यहाँ पे इसके स्टेटस आएगा। अब हम इन टास्क का हेल्दी होने का वेट करते हैं। ठीक है। ये देखें कितना क्विकली हो रहा है, पेंडिंग था, पेंडिंग से एक्टिवेटिंग हो गया, एक्टिवेटिंग से अभी हमारे पास रनिंग स्टेट के अंदर भी आ गए हैं। वेयर एस EC2 मोड होता तो इसके अंदर हमें टाइम लगता था। अच्छा, रनिंग मोड में हमारे पास आ गए, हम जाते हैं लोड बैलेंसर पे। ऑब्वियसली आई एम प्रिटी श्योर कि ये मसला करेगा हमें, क्योंकि डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमारे पास वो चीज़ें अलाउड नहीं। ठीक है। हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ से जाते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर। हमारे पास यहाँ पे डिफॉल्ट का सिक्योरिटी ग्रुप है, हम इसके अंदर आते हैं। यस, हम एडिट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, ये वाला रूल हम डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे हम अपना HTTP का रूल अलाउ कर देंगे, जिसके बाद हमारा चलना शुरू हो जाएगा। ठीक। और इसको हम एनीवेयर IPv4 करते हैं। ओके। हमने जैसे ही चेंज किया, हमारे पास ये एप्लीकेशन हमारी चलना शुरू हो गई है। ठीक है। ये एक सैम्पल एप्लीकेशन मैंने आप लोगों के लिए डिप्लॉय किया। ऑब्वियसली मैं और एप्लीकेशंस भी डिप्लॉय यहाँ पे कर सकता था, उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ें देखी, उसमें हमें इशू ये आ रहा था कि हमारे पास जो कोड की डिपेंडेंसीज थी वो हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से हम उसको डिप्लॉय करने में इशू आ रहा था। ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं कि आपका जो फ्रंट एंड है वो रिएक्ट पे, और बैक एंड है आपका नोड.js। अब उस केस में आप क्या करोगे? अब ये फ्रंट एंड की तो हमने रिएक्ट की सर्विस बना ली है। ठीक है। बैक एंड की हमारी लेट से नोड.js की सर्विस है। तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे आओगे, सॉरी, हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे एक टारगेट ग्रुप फॉर द सेक ऑफ, मैं आपको कहता हूँ, चलिए एक टारगेट ग्रुप ना मैं क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। हम IP एड्रेस पे आते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं लेट से बैकएंड का। ठीक है। HTTP 80, सारा कुछ हमारा सेम होगा। जस्ट फोकस, हमने IP एड्रेसेस ही सिलेक्ट किए हैं। ठीक है। सारा कुछ हमारा वही सेम सिनेरियो चलेगा। हम इसको क्रिएट कर लेते हैं टारगेट ग्रुप। अच्छा, टारगेट ग्रुप हमारा क्रिएट हो गया। इसको अगेन अब हम, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए सिंपल ये करता हूँ कि हम यहाँ पे वापस आते हैं। मैं यहाँ पे आके सर्विसेज में जाता हूँ, मैं क्रिएट सर्विस करता हूँ। ठीक है। मैं फॉरगेट में ही इसको लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पे सेम के साथ, सपोज कर लेंगे ये डिफरेंट है आपका। ठीक है। मैं सर्विस का नाम यहाँ पे दे देता हूँ बैकएंड। ठीक है। डिजायर टास्क 1 सब कुछ ऐसे ही लेके चलते हैं हम। लोड बैलेंसर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना, कि अगर हम यूजिंग द लोड बैलेंसर, अगर हम ट्रैफिक की राउटिंग मॉनिटर करें तो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है। ऑब्वियसली फ्रंट एंड बैक एंड में .env की फाइल होगी, उसके ऊपर राउट्स के पाथ्स एक्सपोज्ड होंगे। ये फ्रंट एंड का राउट ये है, बैक एंड का राउट ये है। अलाउड होस्ट पर हम सब कुछ हमेशा से कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है। अच्छा, लिसनर पोर्ट सेम है तो सेम रहेगा, पोर्ट डिफरेंट है तो लिसनर भी आपका चेंज हो जाएगा। लेट से कि आपका बैक एंड चल रहा है 3000 पोर्ट के ऊपर, तो आप यहाँ से बेशक न्यू लिसनर क्रिएट करें, आप इसको पोर्ट करते हैं यहाँ पे
3000। ठीक है, प्रोटोकॉल आपका HTTP रहेगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग टारगेट ग्रुप आप सिलेक्ट कर लें, हमने टारगेट ग्रुप बनाया था बैकएंड के नाम से। ठीक है, सर्विस की ऑटो स्केलिंग आपने करनी है, आप कर लें, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं है, हम इसके बगैर भी क्रिएट। अब बैक एंड हमारा 3000 पे हो गया, फ्रंट एंड हमारा हो गया 80 के ऊपर। तो जब लोड बैलेंसर में मैं आता हूँ वापस, अगर मैं आऊँ यहाँ पे लोड बैलेंसर पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे राउट्स किस तरह से मैनेज करेंगे, मैं आपको वो बेसिकली दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, लिसनर देखें, हमने वहां से क्रिएट किया था, लिसनर हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास दो लिसनर्स हैं। बाय डिफॉल्ट ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसर की अब जितनी ट्रैफिक है ना, वो हमारी लैंड करती है पोर्ट 80 के ऊपर। ठीक है, हम पोर्ट 80 से आगे 443 के ऊपर रिडायरेक्शन करवाते हैं। ठीक है, और 443 के अंदर सपोज करने के, ये जो आपका HTTP 80 वाला रूल है ना, ये आपका 443 वाला रूल है। ठीक है, मैं यहाँ से ऐड रूल करता हूँ। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ बैकएंड। ठीक है, मैं इसको पोर्ट 80 के ऊपर भी इवेल्युएट करा सकूँ। नेक्स्ट, ठीक है, ऐड कंडीशन कर देता हूँ। कंडीशन क्या है कि पाथ। ठीक है, API इसके पाथ होते हैं ना, मैं यहाँ से कहता हूँ /बैकएंड, कि अगर /बैकएंड का पाथ मिले तो आपने क्या करना है कि उसको इस टारगेट ग्रुप के ऊपर राउट कर देना है, बैकएंड वाले। ठीक है, अगर कुछ ना हो तो सिंपल फ्रंट एंड, अगर हमारे पास कोई राउट हो तो हम उसको बैक एंड के ऊपर राउट कर देंगे। प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट रूल की 0 होती है, इसको हम यहाँ पे 1 ही देंगे, और यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम इसको क्रिएट करेंगे। ये हमारा रूल क्रिएट हो गया है। ठीक है, सर्विस हम देखते हैं, सर्विस हमारी हेल्थी स्टेट में आई है, आ गई। ठीक है, अब मैं इसके आगे सपोज कर देता हूँ बैकएंड, देखेंगे ये चलता है कि नहीं। हाँ, ये 404 नॉट फाउंड क्यों आया है? ये 404 नॉट फाउंड इसलिए आया है कि हमारी जो एप्लीकेशन की डॉकर फाइल के अंदर पोर्ट एक्सपोज है, वो पोर्ट है 80। हमने 443, हमने बैकएंड का जो लिसनर है वो 3000 के साथ बना था। अदर देन डैट बैकएंड के बाद अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई और राउट है आपका, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेट मैंने कोई भी राउट ऐड किया, उसने देखा ये राउट है, ओके नहीं है तो डिफॉल्ट के ऊपर वो लिए जाता है। आप लोगों को इस चीज समझ आइए कि काम किस तरह से हो रहा है सारा। जी सर, ये इससे समझ आइए कि वो हमारी एक्सपोज नहीं हुई थी, इसकी वजह से उसका आ गया नाखून। एग्जैक्टली हमारी पोर्ट एक्सपोज नहीं थी। ठीक है, अच्छा, अब जो एक काम हम करते हैं कि मैंने जार की सर्विस का नाम यहाँ पे ECS डेमो दिया था, मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। मैं यहाँ पे आने के बाद buildspec.yaml की फाइल में जाता हूँ, और मैं यहाँ पे नीचे आके ये देखें। अच्छा, ये काम, ये जो कमांड है ना, ये मैंने क्या किया कि कोड डिप्लॉय के फेज को स्किप करके इसी के अंदर कर दिया। अगर आप कोड डिप्लॉय को भी इसके साथ लिंक करना चाहो तो वो भी हो जाता है। ठीक है, अब मैं सर्विस का नेम यहाँ से अपडेट करता हूँ ECS टैब। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, वापस यहाँ पे आता हूँ, मैं किट स्टेटस करता हूँ, हमें buildstack.yaml की फाइल के अंदर चेंज मिला। हम इसको किट ऐड डॉट करते हैं, किट कमिट के अंदर हम कर देते हैं मैसेज अपडेट सर्विस नेम। ठीक है, हम इसको करते हैं, और यहाँ से हम इसको करते हैं git पुश। ठीक है, ये यहाँ से पुश हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ पाइपलाइन प्लस वन। हम यहाँ से आते हैं पाइपलाइन पे। अब हमारी पाइपलाइन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गई है। ठीक है, अब इसकी सारा प्रोसेस करने का हमें फायदा क्या है? हमें फायदा ये है कि हम बिंग एंड डेव ऑप्स
हमारा काम यह है कि हम ऑटोमेशन करते हैं। जब हम माइक्रो सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास ऑटोमेशन भी होनी चाहिए ना। ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, एक दफा की एफर्ट है आपकी। डेवलपर ने कोड पुश किया, पुश करने के बाद उसने, आप भी, आपने सिर्फ देखा है एक दफा पाइपलाइन चल गई है, ये देखें कोड पुश हो गया। अब सारी डिप्लॉयमेंट आपकी ऑटोमेटेड वे के अंदर यहाँ पे हो जाएगी। इन द मीन वाइल आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो करें। जी, एनी क्वेश्चंस? इसमें मेरा सिर्फ जस्ट ये क्वेश्चन कि डॉकर के बारे में इधर, जो हम इसकी इमेजेस बिल्ड कर रहे होते हैं, क्या इनके साइज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि लाइक अगर मैं अल्पाइन से कर रहा हूँ वो टाइम वो कम लेगी साइज, तो ये चीज़ें मैटर कर रही होती है जब हम ये इस तरह बिल्ड करवा रहे थे। ऑब्वियसली डॉकर, जो आपकी डॉकर फाइल होती है ना, उसके ऊपर हर चीज आप डिपेंड करती है। ठीक है, डॉकर फाइल आपकी जितनी छोटी होगी उतनी जल्दी डॉकर इमेज बिल्ड होगा। ठीक है। और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी यही होती हैं कि आप हमेशा अपनी डॉकर की जो फाइल है उसको ऑप्टिमाइज रखें। ठीक है, डॉकर की फाइल जो है आपकी जी छोटी ठीक होनी है। चाहिए। जस्ट एक मिनट। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? सर इसमें एक और चीज़ है कि अगर मेरी एप्लीकेशन में ऐसे कोई एज ए डेवलपर बीइंग ए डेवलपर कोई इशू आ गया हुआ है कि लाइक कोई ऐसे कोड का कोई मैंने लॉजिक या कहीं पे कोई बग आ गया हुआ है, तो अगर हम ऑटोमेट कर देंगे तो वो साथ ही वो साइड वो बंद होने का तो नहीं इशू होगा वो? नहीं, देखें, जब हमने ईसीएस की डिप्लॉयमेंट किया हमने वहां पे कह दिया ना रोल बैक। जी। तो अगर तो डिप्लॉयमेंट के दरमियान में कोई इशू आता है तो तब तो वो रोल बैक कर देगा। अदरवाइज अगर वो ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट हो जाती है देन आपके पास जी ये इशू आएगा। ठीक है ना, ठीक है। उसका उसका तरीका ये है कि मैं आपको क्लस्टर में जाता हूँ। ये मेरी ईसीएस डेमो सर्विस है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरे टास्क है ना। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास सारे लॉग्स आ रहे हैं। ठीक है, जी मैं इन लॉग्स की बेस के ऊपर इशू को आइडेंटिफाई कर सकूंगी क्या इशू है। ठीक है, जी ठीक ये है जी। अकॉर्डिंग टू द टास्क हमारे पास सारे लॉग्स आ रहे हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? ये देखें, मेरी पाइपलाइन चली है, उसने सर्विस जो है ना अपडेट करनी शुरू कर दी है। जब टास्क में जाता हूँ आपको दिखाता हूँ। मैं एनी डिजायर्ड स्टेटस का, अच्छा,
अभी वो पुराना मेरा टास्क है ना, कोई डीएक्टिवेट हुआ है किसी वजह से। अभी ये पाइपलाइन मेरी यहाँ से हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है, इस वजह से वो उसको डीएक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, आप एनी डिजायर्ड स्टेट यहाँ पे रख के, एनी लॉन्च टाइम यहाँ पे रख के आप चेक कर सकते हो कि क्या चल रहा है। ठीक है, ये एक एक चीज आपको यहाँ पे बताएगा। असल में मैंने डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी की रखी है ना, 50% मिनिमम और मैक्सिमम 200%। दैट वो पुराने को डिस्ट्रॉय कर रहा है और फिर नया बना रहा है। ठीक है, और अगर सर्विस को आपने मैनुअली अपडेट करना है, ठीक है, लेट्स से मैं आपको मैनुअली करके हम आते हैं नीचे। इसको आप कहते हो कि नहीं 50% तो नहीं, 100%, और इसको हम 200% लेके जाते हैं। आप इसको सिंपल करो और ऊपर से ये चेक बॉक्स है फोर्स न्यू डिप्लॉयमेंट का, इसको सिलेक्ट करो। ये सर्विस को यहाँ से भी अपडेट कर देगा। जी, एनी क्वेश्चंस? सर मेरा वैसे मैं AWS पे वैसे काम करती हूँ, लेकिन मैंने कंटेनर्स और इन सर्विसेज को यूज़ नहीं किया। तो सर जी, हम ऐसे कौन से सिनेरियोज हैं कि हम इसी TCS को ही कंसीडर करें? जैसे मैं जहाँ काम करती हूँ तो उनके जो सर्वर्स हैं वो उनकी जब मैं लोड बैलेंसर पे डालती हूँ तो मैं 3 या 4 मैक्सिमम सर्वर्स बनते हैं, इंस्टेंसेस। तो मुझे लगता है कि इनको ECS पे लाने की जरूरत नहीं है। तो सर कब हम सोचें कि हम ECS पे वो माइग्रेट करें, देखिए जब क्लाइंट की या तरफ से सर क्या रिक्वायरमेंट। बेनिफिट्स होंगे मुझे? अच्छा देखें, अब आप एक EC2 ECS पे आने का बेनिफिट क्या है? आपकी एप्लीकेशन को चेक किया है? आप मुझे उसके अकॉर्डिंग आप बता। सर हमारे मजेंटो पे है बैकएंड सारा, और फ्रंट एंड जो है हमारा रिएक्ट पे है, एंगुलर, ये मतलब जो फ्रंट की जितनी भी हैं वो सारी हैं, मीन्स एक अब आप देखें, ट्रेडिशनल। आप अब आप ये देखें कि आपका फ्रंट एंड और बैक एंड एक ही सर्वर पे होस्टेड है। ठीक है, जी सर। किसी भी वजह से अगर फ्रंट एंड फेलियर होता है या बैक एंड फेलियर होता है तो आपकी एप्लीकेशन फेल कर सकती है। ठीक है, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाएगी ना कि हमने माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर ही इंप्लीमेंट करना है, तो कि ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर कंपनी में ना, पाकिस्तान में खास तौर पे हर कंपनी में अब हर तरह का डेवऑप्स चल रहा है। ठीक है, करंटली मैं जिधर काम कर रहा हूँ उधर मोनोलिथिक है। ठीक है, ये मैक्सिमम हम क्लाइंट को पुश करके लास्ट 5-6 प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं ECS के ऊपर लेके आया हूँ। अदर देन दैट सिंपल EC2 सर्विस चल रहे विद ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंस। ECS पे आने का फायदा ये होता है कि यहाँ पे ना हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि डेवऑप्स का असल काम है। ठीक है, जी सर। तो हम क्या करते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने फ्रंट एंड की लैदर सर्विस बना दी, बैक एंड की सर्विस लैदर बना दी। अब फ्रंट एंड और बैक एंड मेरे इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं। ठीक है, कोई एक भी मेरा फेल होता है तो उससे मेरा कोई दूसरे को अफेक्ट नहीं होता। एक तो रीजन ये होती है। ठीक है, और जो डिफरेंट डॉकर्स होते हैं, डॉकर सिंपल, अब अगर आप सिंपल डॉकर की बात करो और ECS की बात करो तो मैं आपको बता देता हूँ। अब सिंपल डॉकर में है कि अगर आप डॉकर मैनुअली आप चला रहे हो, आपकी डॉकर कंपोज किसी वजह से सर्वर क्रैश होने की वजह से या हाई यूटिलाइजेशन की वजह से डॉकर कंपोज फाइल आपकी क्रैश होती है, तो वो आपको मैनुअल ही दोबारा अप करनी है, उसमें ऑटोमेटेड तरीके से नहीं करना। तो ECS हमें यहाँ पे हेल्प आउट ये करता है कि हम ऑटोमेटेड वे के अंदर जो है वो सारा कुछ जो है ना अपना कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब ये जब जब फेल होगी उसमें ऑटोमेटिक करना है। ठीक है, मैंने ये सिनेरियोज विटनेस किए हैं कि रात को भी 2-2 3-3 बजे डेवलपर्स कमिट कर रहे हैं, कमिट करने के बाद नहीं चला, वो लास्ट सक्सेसफुल स्टेट के ऊपर ले जाकर उसने छोड़ दी एप्लीकेशन। तो हर जगह डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो कि आपका क्या सिनेरियो है, आप किस तरीके से इसको लेके चलते हैं। बेटर अप्रोच यही है कि हम ECS टॉकराइज्ड एप्लीकेशन को लेके चलें, छोटे छोटे चंक्स के अंदर एप्लीकेशन को जो है डिवाइड करके उनको डिप्लॉय। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जी गया। सर।
जैसा ये मेरा भी होता है, लेकिन सर फिर ये जो हमारा मैनेजमेंट का इशू आ जाता है, ये ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से मुझे हमेशा होता है कि डर के मैं करूंगी, फिर डेवलपर्स का भी इशू होता है। हाँ जैसे हर चीज को अलग करना, फिर उनसे डिस्कस करना। तो हाँ, इस वजह ये से मैं इस तरह अवॉइड के कर देती इस तरह के इश्यूज जो है ना, ये पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट हर कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं कहीं ना कहीं। डेवलपर्स कोडिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से एप्लीकेशन जो है वो आपकी बहुत ज्यादा लोड ले रही होती है। और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि समटाइम्स यही नहीं पता होता कि एप्लीकेशन में हो क्या रहा है। ठीक है ना। हूँ। वो जी सर। डेवलपर्स को पता ही नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। दे सिंपली गो टू द चैट जीपीटी या स्टैक ओवरफ्लो से वो सोल्यूशन उठाते हैं, वो इम्प्लीमेंट करके दिखा देते हैं कि जी ये हो गया है। तो वहां पे भी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं हमारी। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके हम इसको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की तरफ ही लेके जाएं, ताकि क्लाइंट को एक बेटर बेनिफिट मिले। सर इसमें कॉस्ट इंक्रीज होती है आर्किटेक्चर में? कॉस्ट देखें, कॉस्ट मेरा नहीं ख्याल इतनी इंक्रीज होगी। लेट्स से कि अगर आप एक ही सर्वर के ऊपर बैक एंड और फ्रंट एंड चला रहे हो, आपने वहाँ पे 4 वी सीपीयूज और 16 GB रैम किया हुआ है, ठीक है। तो वो एक ही के ऊपर दोनों चीजें चल रही हैं आपकी। आप डॉकराइजेशन में क्या करोगे कि आपने फ्रंट एंड की टास्क डेफिनेशन को 2 वी सीपीयूज दे दिए और 4 GB रैम दे दी, बैक एंड को भी आपने इतने दे दिए। तो कॉस्ट का इतना इशू नहीं आता। जो रिसोर्सेज आपके वहां पे यूज हो रहे हैं वही यहाँ पे भी यूज होने हैं। हाँ, फॉरगेट मोड के अंदर मेरे ख्याल में कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। और खास तौर पे जैसे क्लाइंट को ये चाहिए ना, फेलियर रेजिलिएंट आर्किटेक्चर हो, हाईली अवेलेबल, स्केलेबल, ड्यूरेबल। ठीक है। उसको एक सिक्योर आर्किटेक्चर चाहिए। वो कहता है कि मेरे सर्वर के अंदर कोई ना घुस सके, कोई एसएसएच की चीज नहीं हो, कुछ ना हो। तो फिर हम फॉरगेट के अंदर उसको डिप्लॉय करके चलते हैं। और सर इनका जो क्या ऐसा है, तो वो कितना, मतलब हम नॉर्मली जो कुबरनिटीज है उन उसकी नॉलेज के बिना कर सकते हैं AKS? नहीं, क्यूबरनेटिस आपने ये चीज बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। क्यूबरनेटिस आप डॉकर की नॉलेज के बगैर नहीं कर सकते। नहीं सर, जो कुबरनिटीज को हम, जो हमारा AWS का मैनेज्ड है EKS, हाँ, उसको हम नहीं, आप कुबरनिटीज के ईकेएस को नॉलेज ईकेएस को भी आप क्यूबरनेटिस के बगैर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आपको क्यूबरनेटिस के कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो आपको ईकेएस की भी चीजें को हैंडल करने में आसानी होगी। ठीक है। जी सर। ईकेएस मैनेज्ड क्यूबरनेटिस सर्विस है। ठीक है, वेरा सब सिंपल क्यूबरनेटिस EC2 पे करोगे तो वो अनमैनेज्ड है। तो ये एक फर्क आ जाता है। और समहाउ जो बहुत हाई लेवल के लोग हैं डेवऑप्स के, वो ये कहते हैं कि अराउंड 70 to 80% वर्क जो है ना ईकेएस का, वो ईसीएस कर देता है। टर्मिनोलॉजीज वहां पे फर्क है। अगर आप सिंपल डॉकर के कॉन्सेप्ट देखो तो डॉकर के अंदर आप मल्टीपल कॉपीज नहीं बना सकते एक कंटेनर की। ठीक है। या उसके अंदर हमारे पास लिमिटेशंस आती हैं कुछ। जी तो सर। ईसीएस है ना एडब्ल्यूएस का, वो अराउंड 70 to 80%, ये कहा जाता है इंडस्ट्री के अंदर कि 70 to 80% वर्क जो है ईकेएस का कर देता है। ईकेएस के अंदर कुछ 6-8 चीजें काफी आ जाती हैं, बाकी समहाउ ये काम सारे के सारा कवर कर जाता है। ठीक, एनी अदर ठीक है। क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू सर। हाँ, वैसे जो मैंने जो है AWS की जितनी भी देखी हुई है, उसमें ECS को इतना डिटेल से किसी ने नहीं किया। वो जस्ट एक सर्विस दिखा के और कंटेनराइज का बता के छोड़ देते हैं। हाँ, ऑब्वियसली ये चीजें हैं कि इतनी डिटेल के अंदर नहीं होती। बिकॉज इतनी डिटेल में इसलिए नहीं होती कि जो सर्टिफिकेशन की एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं वो इतनी डिटेल में कभी भी नहीं जाते हैं। ठीक है, वो आपको सर्विस का एक बेसिक ओवरव्यू होना जरूरी है। और ईसीएस के लिए जरूरी होता है कि आपको डॉकर का पता हो। विदाउट डॉकर आप इसको नहीं कर सकते। तो समहाउ ये एक रीजन है जिसके ऊपर लोग डिटेल में नहीं जाते। थैंक यू सर। ओके। अच्छा, एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ कि अब लेट सपोज कि जिस तरह अब्दुल का एक क्वेश्चन था कि सर हम किस तरह से वीसीपीयू और रैम एडजस्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आपने अपनी एप्लीकेशन की डिप्लॉय, आपको ये नजर आया कि भाई ये तो इनफ वीसीपीयूज नहीं है, मुझे इसको चेंज करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग टास्क डेफिनेशन में जाएंगे, हमारे पास क्रिएट न्यू रिवीजन की ऑप्शन होगी।
ठीक है, हम सिंपली क्रिएट न्यू रिवीजन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, सारा कुछ सेम रहेगा हमारा। मैं इधर आके इसकी वी सीपीयूज और रैम को चेंज करता हूँ। जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट, लेट से मैं कहता हूँ मैंने ज्यादा लगा के मैं इसको काम करना चाहता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 2 वी सीपीयूज एंड 4 GB रैम। ठीक है, और मैं कुछ चेंज नहीं करता। अच्छा, एक चीज और। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में शायद आया हो कि सर हमने ईसीएस की टास्क डेफिनेशन तो अपडेट की नहीं, हमें ईसीएस की टास्क डेफिनेशन अपडेट करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी डॉकर इमेज के। ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगी? कि हम जब भी नया डॉकर इमेज क्रिएट करेंगे, बिल्ड करेंगे और पुश करेंगे ईसीएस रेपो के अंदर, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जब जब आप नया पुश करोगे ना, पुराने को अनटैग करते थे, जैसे डॉकर में होता है ना, पुराना इमेज आपका अनटैग हो जाता है विद सेम नेम, अगर आप दोबारा बिल्ड करते हो तो नए इमेज के साथ वो लेटेस्ट का टैग आ जाता है। तो टास्क डेफिनेशन के अंदर एक दफा हमने सेट कर दिया कि भाई लेटेस्ट है तो लेटेस्ट के साथ ही हमारा चलेगा। अच्छा, टास्क डेफिनेशन मैंने अपडेट की। अब मैंने क्या करना है कि मैं आता हूँ वापस ईसीएस के क्लस्टर के अंदर। क्लस्टर के अंदर आके मैं सर्विस को अपनी सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद अब हमें यहाँ से न्यू रिवीजन को सिलेक्ट करना है। हमारी रिवीजन जो 2 है वो लेटेस्ट है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ऊपर से हम फोर्स न्यू डिप्लॉयमेंट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको अपडेट करेंगे तो हमारी नई डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हो जाएगी। आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है तो पूछें। सर बस आपका कोर्स न्यू बैच कब स्टार्ट होगा वो बता दीजिए। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई से। 6 जुलाई। और सर हम उसमें ये डेवलपर्स का भी है, दोनों है। सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एंड डेवलपर एसोसिएट दोनों है। और डेवलपर सर एसोसिएट में ना उसमें भी इतना कुछ डिटेल में ही होगा ना सारा? जी जी, डिटेल में सारा कुछ डिटेल में। डेवलपर एसोसिएट में और सोल्यूशन आर्किटेक्ट में ना ऑलमोस्ट 70% कोर्स आउटलाइन सेम है। उसके अंदर एडिशनल हमारे पास कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन आ जाती है। क्लाउड फॉर्मेशन हमारे पास वहाँ पे एडिशनल आ जाती है। और इस तरह के 2-3 टूल्स ऐसे हैं जो एडिशनल हमारे पास वहाँ पे आ जाते ओके सर, सीएलआई जो है वो क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का पार्ट है या इसका डेवलपर्स का? हैं। वो ज्यादा डेवलपर का पार्ट है। सीएलआई सोल्यूशन आर्किटेक्ट का ना सीएलआई से काम बहुत कम है, वो सिंपल कंसोल से ही चलता है। ठीक है, और सीएलआई का काम जो डेवलपर एसोसिएट की सर्टिफिकेशन है वो मैं रिकमेंड भी डेवलपर्स के लिए करता हूँ कि डेवलपर्स वो करें, अदर देन दैट कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट सब जगह सेम है, कॉन्सेप्ट्स का कोई फर्क नहीं है। आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल में भी चले जाओगे तो वहां पे भी कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, वो ये होता है कि कुछ चीजें वहां पे मजीद डीप डाइव चली जाती हैं और कुछ नहीं है। सर सर आपकी जो मैं ये जो कोर्स हो, अ, जी सर जी, जो क्वेश्चन होगा करें। तो वो सैटरडे और संडे को है उनकी जी क्लासेस। तो जी, सर सैटरडे संडे वो सेशन रिकॉर्डेड हमें मिलेंगे या हमें कोर्स रिकॉर्डेड मिलेगा? वो सेशन हमें रिकॉर्डेड मिलेंगे। सैटरडे संडे लाइव सेशंस होंगे, लाइव सेशन के बाद जैसे सेशन कंप्लीट होगा रिकॉर्डेड सेशन की वीडियो भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी, सर ओके। पहले जैसे डेवलपर का मेरा, क्योंकि एक करियर स्विच करना वो भी एक पाकिस्तान में ना बहुत बड़ा एक इशू चैलेंजिंग होता है। तो जैसे मेरा ना ऑलमोस्ट 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो अब मेरा जो माइंड है कि अब मुझे ना सर्वर साइड की तरफ जाना चाहिए एज ए डेवऑप्स। तो मुझे वो एक माइंड में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से क्लिक करूँ। लाइक कि कुछ कहते हैं क्लाउड से क्लाउड से सीख लें, कुछ से कहीं से स्टार्ट करें कि एडब्ल्यूएस सीख लें, देन आप करें जैसे लिनक्स कर लें। ओके है कि हाँ, कंप्लीट मुझे एज ए डेवऑप्स। मैं आपको बताता हूँ डेवऑप्स का पाथ ये है कि सबसे पहले आपको लाइनेक्स आनी चाहिए। ठीक है, लाइनेक्स के बाद आप कोई ना कोई क्लाउड्स है। जो डेवऑप्स है ना वो ऑटोमेशन है क्लाउड की। ठीक है, अब डेवऑप्स के अंदर टूल्स क्या आते हैं हमारे पास? डॉकर, गिटहब, जी एंसिबल, जेनकिंस, कुबरनेटिस, टेराफॉर्म। ठीक है, जी डॉकर जी सिंपल ईसीएस है। ठीक है, ईसीएस जी डॉकर के ऊपर है। ठीक है, अब मैं जी। अगर एंसिबल की बात करूं या लेट्स सपोज मैं जेनकिंस की बात कर लेता हूँ। अब जेनकिंस क्या है? जेनकिंस जी सीआई सीडी पाइपलाइन। ठीक अच्छा है, ये
जी। मैं अगर टेराफॉर्म की बात करता हूँ तो टेराफॉर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड जो कि एडब्ल्यूएस के अंदर है, क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है। अब जी। आपको, अगर मैं सिर्फ टेराफॉर्म और क्लाउड फॉर्मेशन की बात करूँ, अब अगर आपको मैनुअली नहीं पता कि एडब्ल्यूएस की सर्विसेज में कौन कौन से स्टेप्स हैं, लेट सपोज मैं जी। कहता हूँ कि वीपीसी, आपको नहीं पता कि वीपीसी किस तरह से क्रिएट होता है, उसके कौन कौन से जी। कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से लिंक्ड होता है, तो तब तक आप डेवऑप्स नहीं कर सकते। जी। क्या मैं हमेशा ठीक। रिकमेंड करता हूँ कि पहले किसी क्लाउड से स्टार्ट करें, क्लाउड सीखें, ठीक। क्लाउड सीखने के बाद आप डेवऑप्स के टूल्स की तरफ जाएं, क्योंकि वो ऑटोमेट कर रहे हो। जी। अब जिसमें क्योंकि क्यूबरनेटिस है, क्यूबरनेटिस जी भी कंटेनर का ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, डॉकर का ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। आपको ऐसे ही डॉकर है। नहीं पता होगा तो आप उसकी तरफ नहीं जा सकते। जी। क्योंकि बेसिकली मेरा ना ऐसे इटली में हो रहा है, तो उधर ही मैंने इसी को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, डेवलपमेंट कोर्स आगे। और उनमें हाईली रिकमेंड यही होता है कि अगर आप डेवलपर हैं तो आपको एडब्ल्यूएस आना चाहिए। पाकिस्तान में अक्सर इतना नहीं, लेकिन वो आप हाँ एग्जैक्टली, ज़्यादा। जी। एग्जैक्टली ऐसे ही होती जी। है। आपका अगर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है ना, तो जी। आप बहुत अच्छे तरीके से डेवऑप्स को कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? ठीक है। उसकी वजह यह है कि आपको डेवलपमेंट का पता है। डेवऑप्स टर्म क्या है? यह है डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस। जी। ठीक है। ठीक है। जी। ठीक इसमें है। डेवलपमेंट और ऑपरेशंस को साथ साथ लेके चलना होता है। जी, एनी अदर जी। क्वेश्चंस? ओके, सिंपली अब हम सर्विसेज को डिलीट करते हैं, और आप जिधर मर्जी से कोर्स करें, जो मर्जी करें, ये आपकी कंप्लीटली ऑन चॉइस है। लेकिन आप जब भी एडब्ल्यूएस पे काम करें, प्रैक्टिस करने के बाद हमेशा कोशिश किया करें कि रिसोर्सेज को डिलीट करते हैं, क्योंकि बैक एंड पे जब रिसोर्सेज आपके रनिंग फॉर्म में होंगे तो आप उसकी बिल चार्ज होता है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कुछ हम लाइक अगर समटाइम अगर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कहीं पे, हमें ना वो ज्यादा यूज करने पड़ जाते हैं सीपीयू ऐसे, तो उसका कोई बन जाता है बिल। तो क्या एडब्ल्यूएस को और मेल वगैरह ऐसा करें तो ये कर देता है खत्म, ये हमें वो पे करना ही पड़ता है? पे करना पड़ता है, प्रैक्टिस के अंदर तो खैर इतना बिल नहीं बनता, वो P2 माइक्रो के ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी। लेकिन ये है कि वो आपको पे करना पड़ता है, ऐसा जी। नहीं है। हाँ, एक्सीडेंटली आपने गलती से रिसोर्सेज आपके ऑन रह गए हैं, तो उसके ऊपर जी। यह है कि आप एडब्ल्यूएस को ईमेल करें। एडब्ल्यूएस जो है वो उन रिसोर्सेज के आप जो बिल है ना, आपको वेव ऑफ कर देता है। वो आपको कहता है कि सारा कुछ डिलीट करें अकाउंट से, देन दोबारा हमारे साथ ठीक कॉन्टेक्ट करें, वो फिर आपको वेव ऑफ कर देता है फिर। है। जी, सर एनी अदर एक और ये भी क्वेश्चंस? क्वेश्चन था मेरा कि हमें कितनी है लाइक के एडब्ल्यूएस के ऊपर, क्योंकि अभी तो यूआई के ऊपर हम कर रहे होते हैं, इसमें सीएलआई की हमारी कितनी ग्रिप होनी चाहिए? क्योंकि एक तो यूआई से हम चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं मोस्टली एफएस1 को इनको, हम्म। तो सीएलआई के ऊपर इसके एडब्ल्यूएस के ऊपर हमारी कितनी ग्रिप होनी चाहिए जिससे हम इजीली मैनेज कर सकें? एडब्ल्यूएस की सीएलआई ना, ज्यादातर मैं आपको जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, सीएलआई में ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइनेक्स की कमांड्स ही आपकी चलती हैं। ठीक है। ठीक। ठीक है। और अगर आपको सीएलआई के ऊपर ग्रिप नहीं किया ना, तो आप सरवाइव कर सकते हो। एडब्ल्यूएस की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ है, कौन कौन जी सी सही। कमांड किस तरह एग्जीक्यूट होनी है, वो सारा कुछ पड़ा हुआ है। जी। तो इतना इशू नहीं होता। ठीक है। सीएलआई की जरूरत ना ज्यादा आपको पड़ती है तब जब आपने जाके कोई इंटीग्रेशंस करनी होती हैं बिटवीन सर्विसेज, तो आपको वहां से देखनी पड़ती हैं। और मैंने अब तक जितने डेवलपर्स के साथ काम किया वो यही करते हैं कि वो सिंपली जाके देख लेते हैं उसको, जी। लाइक कंसोल से जाके देख लिया, डॉक्यूमेंटेशन से जाके देख लिया कि चीजें किस तरह से हमारी चल रही। जी। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? ऑल क्लियर? जी सर। यस सर। ओके, हम सेशन को यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोर्स ऑफलाइन से रिलेटेड, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर देता हूँ चैट के अंदर। कोर्स ऑफलाइन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सर इसमें मैंने एक मेरा क्वेश्चन था कि हमारा क्योंकि मेरे ख्याल में ये 4 मंथ का कोर्स है, मैं इसके ना आउटलाइन चेक कर रहा था, तो जी जी। इसमें हम क्या ऐसे कर सकते हैं कि
इससे हमारा अगर इसको 2 मंथ में ऐसा चाहिए हो जाए या इस तरह का कोई। देखें 2 मंथ्स में ना ये हो नहीं सकता, बिकॉज ठीक। C03 के अंदर ना AWS ने बहुत कुछ नया ऐड कर दिया होगा, क्योंकि जी। मार्केट में चल रहा है। इसके अंदर आपके पास मशीन लर्निंग के टूल्स भी आते हैं, डेटाबेसेस का हम्म। सबसे ज्यादा टाइम हमारा लगना है EC2 के ऊपर, उसके ठीक बाद है। डेटाबेसेस के ऊपर हमारा टाइम सबसे ज्यादा लगना है, VPC के ऊपर हमारा टाइम लगेगा ज्यादा, S3 जी। के ऊपर हमारे पास टाइम लगेगा। इसके अंदर इतना कंटेंट है कि इसको मैक्सिमम भी हम करें ना, कोई बहुत स्पीड से भी चलेंगे तो हम इसको अराउंड 3.5 मंथ्स के अंदर कवर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हम जा सकते, ठीक हो गया। इसे कम नहीं कर सकते। जी। सर, तो यस सर सर। ये जो। और जी जी, मैंने कंटिन्यू करें। देखा है, और जो जल्दी में करवाते भी है ना, फिर वो हम यूज नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने हाँ, किया हुआ है ऑलरेडी। तो वो जल्दी में प्रैक्टिकल करने का वर्क ना, में बहुत मसला होता जल्दी है में फिर। करने का फायदा कोई नहीं होता। देर आर द इंस्टीट्यूट्स, वो आपको कहते हैं कि आप आए सैटरडे संडे 9 to 5 हमारे पास बैठे हैं, हम आपको करवा देते हैं, लेकिन वो चीजें जो है ना उस तरीके से कवर नहीं हो पाती। ठीक है, वो सिंपल क्या करते हैं कि आपको डम्स का एक पूल देते हैं, वो कहते हैं ये डम्स का पूल है, इससे तैयारी करें, जाकर सर्टिफिकेशन देते हैं। अच्छा, सर्टिफिकेशन दे के लोग आ जाते हैं। मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज दिए हैं लास्ट ईयर के अंदर, अब सर्टिफिकेशन की गया, मैं सर्टिफिकेशन के अंदर से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक है। तो वो इस तरह जब आप सर्टिफिकेशन मेंशन करते हैं ना कहीं पे, तो यू शुड बी एटलीस्ट कैपेबल कि आप उसको डिफेंड कर सकें। क्या सर्टिफिकेशन खाली मेंशन कर देना ही काम नहीं है, उसको आपको डिफेंड करना भी आना चाहिए। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ, सर इसमें हम क्या इसको हम इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं ऐसे स्टार्ट में, या हमें करना पड़ेगा? दोबारा रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक, मैंने कहा कि इसको हम इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं कोर्स में जी, जो फीस फीस होगी। इंस्टॉलमेंट, फीस इंस्टॉलमेंट में गया। ठीक हो गया। जी ठीक हो गया। फीस और फीस शायद जो जिन्होंने ये सेमिनार ज्वाइन किया उनके लिए डिस्काउंट है। जी, एक्चुअल एक्चुअल जो